नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनिक्सेबल। दोस्तों, आज हम पॉलिटी का पहला लेक्चर ले रहे हैं जिसमें कि हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद का जो लेक्चर आएगा वो हाई कोर्ट पे आएगा, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट पे आएगा जिसमें कि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोकल कोर्ट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए बल्कि आम नागरिक को भी बारे में अपने उच्चतम न्यायालय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आइए हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं। तो हम जानेंगे कि सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान में कहाँ स्थान दिया गया है। तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या की गई है और इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनको हम कैसे हटा सकते हैं, उनका वेतन कितना होगा, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति क्या है, सुप्रीम कोर्ट को कैसे स्वतंत्र रखा गया है और सभी हम बहुत चीज़ इस अनुच्छेद में अनुच्छेद 124 से 147 तक हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन था ये 28 जनवरी 1950 को अपने भारत में किया गया। फिर हम जानेंगे इनके जो न्यायाधीश होते हैं वो न्यायाधीशों की संख्या जब अपना सुप्रीम कोर्ट बनाया गया उस समय में कुल मिलाकर के जितने सदस्य थे वो 8 थे, जिसमें कि एक मुख्य सदस्य थे और 7 अन्य सदस्य थे। 1956 में इनको संशोधित किया गया और संशोधित करके जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी संख्या 3 बढ़ाई गई, तो कुल मिलाकर के 10 हो गए। ये 10 अन्य न्यायाधीश हो गए और एक मुख्य न्यायाधीश जिससे कि 11 हो गए। ऐसे ही संशोधन 1960 में किया गया, फिर 1977 में किया गया संशोधन और 1986 में किया गया और जो सबसे पिछला संशोधन है ये फरवरी 2009 में किया गया जिसमें कि अन्य न्यायाधीश को की संख्या बढ़ा करके 30 कर दी गई और एक मुख्य न्यायाधीश। ऐसे मिलाकर के कुल अभी 31 2009 फरवरी 2009 तक का जो अपडेट है ये 31 कुल संख्या है न्यायाधीशों की। अब हम जानेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, इनको नियुक्त कौन करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रपति होता है ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और साथ ही उसके जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। ये आप नोट कर सकते हैं। न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है ये अपना राष्ट्रपति करता है और इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एज कितनी होनी चाहिए, तो एज के बारे में संविधान में कहीं भी इनका एज नहीं लिखा गया कि मिनिमम एज न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए मुख्य न्यायाधीश के लिए। इनके लिए भी एज का कोई प्रावधान मिनिमम एज के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं की गई है। मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है ये राष्ट्रपति
अन्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। अन्य न्यायाधीश यहाँ का और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के भी परामर्श से राष्ट्रपति को अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का भी और उच्च न्यायालय का भी न्यायाधीश से परामर्श लेना पड़ता है, फिर जाकर के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। और जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाती है तो जो अन्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति जो होता है मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेता है। लेकिन परामर्श शब्द पे 3 बार अभी तक विवाद हो चुके हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना राय दे चुका है। सबसे पहले जो विवाद हुआ था ये हुआ था अपना 1982 में जो अपना विवाद हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं बल्कि विचारों का आदान प्रदान है। यानी कि राष्ट्रपति को जो परामर्श दे रहे हैं उनकी सहमति अनिवार्य नहीं है, हालांकि उनके विचारों का आदान प्रदान ये दोनों कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जब अन्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा। तो 1993 में एक मामला आया जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वक्तव्य को, अपना जो स्टेटमेंट दिया था उसको खुद ही पलट दिया और उन्होंने कहा कि परामर्श मतलब सहमति लेना है, ना कि विचारों का आदान प्रदान है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश जो परामर्श देंगे ये कम से कम उसमें 2 जो अन्य न्यायाधीश हैं इनकी उनको सहमति जरूरी है। फिर कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि 4 अन्य न्यायाधीश से परामर्श करें, यानी 4 अन्य न्यायाधीश से वो विचार विमर्श करें, जिनमें से अगर किसी 2 ने भी अगर 2 सहमत नहीं, अगर उन 4 न्यायाधीश में से अगर कोई 2 न्यायाधीश ऐसे हैं जो इन विचारों से असहमत हैं तो इस प्रस्ताव को जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को नहीं भेज सकता है। यानी कि कम से कम 3 न्यायाधीश का सहमति लेना जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश को परामर्श जब राष्ट्रपति को देगा कि इस न्यायाधीश की नियुक्ति की जाए तो उसके लिए कम से कम 3 अन्य न्यायाधीश की सहमति जरूरी है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट, तो संविधान में इनका मैक्सिमम एज, जैसे में कि आपको आर्मी में होता है कि आपको 15 साल तक जॉब कर सकते हैं चाहे आपका एज कितना भी रहे, ऐसे ही बहुत सारे नौकरी में होता है। लेकिन न्यायाधीश के केस में चाहे मुख्य हो या अन्य न्यायाधीश हो इनमें एज क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, एक चीज़ जरूर दिया गया है कि जब उनकी एज डेट ऑफ बर्थ से 65 ईयर्स 65 वर्ष तक वो जॉब कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वक्तव्य दिया जिसमें कहा कि मुख्य न्यायाधीश ये कौन होगा, जो सीनियर
जो न्यायाधीशों में जो सबसे सीनियर होगा, जो इनका एज सबसे ज़्यादा होगा, वही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होगा। ये 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। न्यायाधीश, इनकी क्राइटेरिया क्या है, अर्हताएं। न्यायाधीश बनने के लिए आपको क्या क्या जरूरी है, आपको एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, आइए हम उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो कि वो भारत का नागरिक, सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, किसी उच्च न्यायालय में किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश, किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश हो। उच्च न्यायालय। तीसरा ये है कि वो उच्च न्यायालय या किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में, किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में 10 वर्ष तक उन्होंने वकालत की हो। और अंत में ये है, राष्ट्रपति के मत में वो न्यायवादी होना चाहिए। ये 4 अर्हताएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए या फिर मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए जरूरी हैं। आइए हम बात करते हैं वेतन के बारे में। हम बात करेंगे इनके वेतन। तो 2009 से पहले 2009 से पहले इनका जो वेतन था ये था 33,000 रुपया, जो कि बाद में 2009 के बाद ये बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया। इनका जो वेतन होता है ये 2009 से पहले था 30,000, जो 2009 के बाद बढ़ा करके 90,000 कर दिया गया। ये जो इनके वेतन हैं ये भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं। ये भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं। भारत के संचित निधि से दिए जाने के केस में क्या होता है कि संसद में इन पे बहस नहीं हो सकता है। हाँ, चर्चा जरूर हो सकती है। वो किस केस में, जब अगर इसमें कहीं आपको वेतन इनका जब कहीं बढ़ाना हो तो उस मामले में इनकी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा, इस सैलरी के अलावा उनको बहुत सारे भत्ते दिए जाते हैं, जैसे में रहने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, टेलीफोन के लिए, ये सब इनको भत्ते दिए जाते हैं इन सैलरी के अलावा।
अब हम बात करेंगे न्यायाधीश को हटाना। न्यायाधीश को हम किस केस में हटा सकते हैं? तो दोस्तों, इस पे कुल मिलाकर के 3 उपबंध दिए गए हैं। इस केस में 3 उपबंध किए गए हैं। पहला ये है पहला ये है कि वो त्यागपत्र दे दे। त्यागपत्र, वो अपना खुद त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे दे। दूसरा ये है एज, जब उसका 65 वर्ष कंप्लीट हो जाए। और तीसरा ये है कि संसद द्वारा सिफारिश करके। ये अभी तक भारत में ऐसा नहीं हुआ है कि संसद द्वारा महाभियोग का प्रयोग करके, इसका वर्ड है, कुल मिलाकर इसको हम बोलते हैं महाभियोग। यानी कि अगर कोई न्यायाधीश को दुर्व्यवहार में पकड़ा जाता है और तो उनको संसद उन पे महाभियोग लगाता है और उनको हटाया जा सकता है। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि महाभियोग में क्या होता है, संसद में, लोकसभा में कम से कम, लोकसभा में 100 मेंबर और राज्यसभा में 50 मेंबर ये प्रस्ताव पे साइन करेंगे। प्रस्ताव पे साइन करने के बाद उस प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष को या सभापति को दिया जाएगा। उसके बाद से सभापति क्या करेंगे या अध्यक्ष क्या करेंगे, उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति को भेजेंगे और राष्ट्रपति उसको उस केस में महाभियोग लगा करके न्यायाधीश को हटा सकता है। भारत में अभी तक एक ही बार ऐसा हुआ है कि महाभियोग लगाया गया है, लेकिन उसमें भी क्या हुआ था कि न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका। वो थे वी महाभियोग जो लगा है वो एक ही बार लगा है। किन पे? वी रामा स्वामी 1991 से 93 इन पे महाभियोग लगाया गया, लेकिन इनको भी महाभियोग के तहत न्यायाधीश पद से हटाया नहीं गया, क्योंकि लोकसभा में उनको बहुमत ही नहीं प्राप्त हुए, क्योंकि कांग्रेस उस समय बायकॉट कर दी और उन्होंने वोटिंग नहीं किया, साइन नहीं किया, जिसके चलते वी रामास्वामी को दुर्व्यवहार में पकड़े जाने के बाद भी उनको हटाया नहीं जा सका। अपने संविधान में
सुप्रीम कोर्ट को स्वतंत्र रखा गया है। वो स्वतंत्र इसलिए रखा गया है कि कोई भी निर्णय देने से पहले न्यायाधीश ये ना सोचें कि अगर हम निर्णय इनके पक्ष में देंगे तो मेरा फ्यूचर में हमको कुछ हानि हो सकता है। इसको देखते हुए संविधान में सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्र रखा गया है। जैसे कि आपको हम बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता। इनमें है एक तो इनके नियुक्ति का तरीका, कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा सत्र, संसद में निर्णय पर बहस नहीं। तीसरा, न्यायाधीशों के व्यवहार पर चर्चा नहीं, एक्सेप्ट किस केस में, महाभियोग में हो। जब किसी न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया हो उस दौरान न्यायाधीश के व्यवहार पर चर्चा की जा सकती है। और क्या है, कार्यपालिका से पृथक। एक तो इनके नियुक्ति का तरीका, इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। कार्यकाल की इनको कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है कि जब तक आप रहेंगे तब तक आपका वेतन कटौती नहीं होगा और आपको जितने भत्ते दिए गए हैं उसमें संसद द्वारा डिस्कस करके उनको कम नहीं किया जा सकता है। निश्चित सेवा शर्त, आपको 65 वर्ष से नीचे कोई निकाल नहीं सकता है। और इनमें ये जो पाबंदी भी लगाई गई है कि सेवा मतलब जब इनका जॉब जब ये छोड़ें इसके बाद से इनको वकालत करने पर रोक लगाई गई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि निर्णय देने में कोई भी न्यायाधीश अपने फ्यूचर के प्लान का कोई लालच के भाव से ना सोचे। वो संसद में निर्णय पर बहस नहीं। जब कोई सुप्रीम कोर्ट कोई भी जब रिजल्ट देता है तो उसके निर्णय पे संसद में बहस करने का अधिकार नहीं है। न्यायाधीशों के व्यवहार पर चर्चा, कोई न्यायाधीश के व्यवहार पे हम बिहेव पे चर्चा नहीं कर सकते हैं सिवाय कि महाभियोग में। जब अगर किसी महाभियोग लगाया गया है किसी न्यायाधीश पे तो उसमें हम चर्चा उस न्यायाधीश के व्यवहार पे कर सकते हैं, लेकिन बाकी न्यायाधीशों के व्यवहार पे हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। ये संविधान के अनुच्छेद में लिखा गया है। कार्यपालिका से इसको पृथक रखा गया है ताकि इसमें राजनीतिकरण ना हो, ये अपना स्वतंत्र रूप से निर्णय दे सके।